नमस्कार, आप देखें नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं आपके साथ आशा झा। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों में पेगासस जासूसी मामले की गूंज सुनाई दी। विपक्षी दलों के हंगामे के कारण कई बार सदन की कार्यवाही बाधित हुई। कांग्रेस ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया, जबकि बीजेपी ने इसे विपक्षी दलों की साजिश करार दिया है। पेगासस जासूसी का जिन आज फिर विपक्षी बोतल से बाहर निकला और संसद के दोनों सदनों में हंगामे का सबब बन गया। लोकसभा से राज्यसभा तक विपक्षी सांसद सत्ता पक्ष पर हमलावर हो उठे। जासूसी कांड को विपक्ष को डराने का हथकंडा बताने लगे। गृह मंत्री के इस्तीफे या बर्खास्तगी की मांग करने लगे। राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सिर्फ जासूसी करना और डराना ही सरकार का काम रह गया है। तो वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए। ये जासूसी तंत्र जिस ढंग से एक के बाद एक ये बीजेपी सरकार की नापाक इरादों की बयान देते हैं, इसमें ये साबित होते हैं कि आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र को आज के बीजेपी पार्टी ने एक जासूसी तंत्र में तब्दील कर दिए हैं। सारे हिंदुस्तान में मोदी जी की एक नया कला, मोदी जी और अमित शाह जी की एक नया चुनावी कला लेकर हमारे सामने हाजिर हुए हैं। पेगासस जासूसी मुद्दे पर संसद में लगातार दूसरे दिन हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दल कांग्रेस पर प्रहार करते हुए उस पर गैर जिम्मेदाराना बर्ताव करने का आरोप लगाया। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ये मानकर चलती है कि प्रधानमंत्री के पद पर सिर्फ उसी का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने दावा किया कि पेगासस मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये ऐसे मामले हैं जो हम लोगों के स्तर के मामले ही नहीं, सरकार के स्तर के मामले हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को काम करने देना चाहिए, इससे ज्यादा मुझे टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। रहा सवाल सरकार का, सरकार ने संसद के भीतर पक्ष रखा, जिनका आप नाम ले रहे हैं उन्हीं ने खुद ने IT मंत्री होने के नाते संसद में अपना पक्ष रखा है और लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में रखा है। पार्टी ने अपना पक्ष रख दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रतिपक्ष को चर्चा करनी चाहिए और सदन चलने देना चाहिए, मुझे ज्यादा बेहतर तरीका होगा। ऐसा भी लग रहा है कि हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ये कहते हैं कि आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। हम तो क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं। मैं तो अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, क्योंकि ये 2017 और 2019 के बीच में इस्तेमाल हुआ था। अच्छा, पेगासस का इस्तेमाल आप कर सकते हो किसके खिलाफ? टेररिस्ट के खिलाफ, कोई ड्रगिस्ट के खिलाफ, कोई इंटरनेशनल कंस्पिरेसी में आपको अगर कुछ सूचना लेनी हो तो उसके खिलाफ। तो क्या आप लोग टेररिस्ट हो? जर्नलिस्ट जिसके खिलाफ जिस सूची बनी हुई थी, क्या आप टेररिस्ट हो? क्या एकेडमिक्स टेररिस्ट हैं? क्या एक महिला जो सुप्रीम कोर्ट में काम करती थी और उसके जो परिवार के लोग थे, नजदीकी लोग थे, अगर उसको उस पे स्पाई किया जा रहा था, क्या वो टेररिस्ट थी? जाने माने वकील और देश के पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने यह भी समझाया कि पेगासस मामला आखिर है क्या और जिस पर देश में सियासी बवाल खड़ा हो गया है। पेगासस एक सॉफ्टवेयर है और वो सॉफ्टवेयर NSO टेक्नोलॉजीज की ओनरशिप में है और इजरायली कंपनी है। वो सॉफ्टवेयर की जो प्रॉपर्टी है, IP है, वो NSO टेक्नोलॉजीज की है। तो वो IP तो देते नहीं किसी को, लेकिन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने के लिए वो देते हैं और उसके लिए वो अपना पैसा लेते हैं और केवल सरकारों को देते हैं, प्राइवेट पार्टी को देते नहीं है। वो NSO की वेबसाइट पे लिखा हुआ है और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि जब वो देते भी हैं तो इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री की अप्रूवल से देते हैं। तो इसका मतलब अगर हिंदुस्तान और बाकी देशों में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया तो निश्चित रूप से इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री का अप्रूवल भी लिया गया और उसके बाद उसकी सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए पैसे भी दिए गए। और अगर सरकार ने पैसे दिए और सरकार ने कहते हैं कि उन्होंने नहीं दिए, अगर नहीं भी दिए तो किसने पैसे दिए, कौन सी एजेंसी ने पैसे दिए, पहले तो ये सरकार को बताना होगा।
कांग्रेस ने दावा किया कि पेगासस का उपयोग करके कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं और मीडिया समूहों के प्रमुख लोगों की जासूसी कराई गई। कांग्रेस ने इस मामले में पीएम मोदी की भूमिका को भी जांच के दायरे में लाने की मांग की। इससे पहले राहुल गांधी ने पेगासस मामले में मोदी सरकार पर कटाक्ष किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, हम जानते हैं कि वो हमारे फोन में क्या पढ़ रहे हैं। फोन टैपिंग मामले पर यूपी की सियासत में भी उबाल आ गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को घेरते हुए इसे भारत के खिलाफ घिनौनी अंतर्राष्ट्रीय साजिश बता दिया, तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठा दिया। के संसद सत्र को लेकर के किया जाता है और संसद सत्र प्रारंभ होने के ठीक एक दिन पहले इस प्रकार की एक सनसनीखेज चीजों को परोस करके समाज में एक विषाक्त वातावरण पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, राजनीति के घटते हुए गिरते हुए स्तर को प्रदर्शित करता है। विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका में के साथ में है और उन अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का शिकार जाने अनजाने में हो रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश किसी न किसी रूप में भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जासूसी नहीं करानी चाहिए थी। जब जनता ने उन पर भरोसा किया, दिल्ली में बहुमत की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पे, वो भी आप किसी व्यक्ति के, चाहे वो अधिकारी हों, राजनेता हों, पत्रकार हों, उनके फोन रिकॉर्डिंग कर लेना। आखिरकार क्या सरकार जानना चाहती है? जब और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती है कि उनकी जानकारी में नहीं है, तो इससे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा और क्या हो सकता है कि कोई इतने बड़े पैमाने पे काम हो रहा हो और भारत सरकार को ये न जानकारी हो। जासूसी विवाद के कारण भारत समेत दुनिया के कई देशों में बवाल जारी है। भारत में राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता और केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही 40 से ज्यादा पत्रकारों के फोन हैक किए जाने की बात कही जा रही है। इस बीच फ्रांस ने पेगासस फोन टैपिंग मामले में जांच शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के खुलासे के मुताबिक पेगासस स्पाईवेयर के जरिए करीब 1000 फ्रांसीसी लोगों को निशाना बनाया गया और उनके फोन टैप किए गए। रमन कुमार के साथ संजीव त्रिवेदी, दिल्ली, न्यूज़ 24। कोरोना की दूसरी लहर में हजारों लोगों ने दम तोड़ा। किसी को समय पर बेड नहीं मिला, किसी को ऑक्सीजन नहीं नसीब हुई। लेकिन अब केंद्र सरकार ने दावा किया है, ऑक्सीजन की कमी से देश में एक भी मौत नहीं हुई। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण एक भी मौत नहीं हुई। ये हम नहीं बल्कि सरकार कह रही है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल के सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कहा कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, लिहाजा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नियमित रूप से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को मौतों की रिपोर्ट देते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी राज्यसभा में इसी बात को दोहरा दिया। भारत सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट आंकड़ा भेजती है उसको कंपाइल करके पब्लिश करती है। भारत सरकार का काम होता है उसको पब्लिश करने का, उसके अलावा हमारा कोई काम नहीं होता है। ना ही भारत सरकार ने किसी को कहा है कि हम कम आंकड़ा दीजिए, ना ही यहां से किसी को कहा गया है कि कोविड के पेशेंट को कम बताइए। नहीं, बताने का, ऐसा करने का कोई रीजन नहीं है। सरकार के इस जवाब ने विपक्षी दलों को बौखला दिया। कांग्रेस ने कहा कि पूरे देश ने देखा है कि किस तरह देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में लोगों ने ऑक्सीजन की कमी के कारण दम तोड़ा। I am totally surprised. Government has given a reply today that nobody in the country has died due to the shortage of oxygen. You are the media people to answer these things. I think so. Because in every state, in Delhi also, we saw how much patients died due to the lack of oxygen. We know. Actually, the minister misled the house. I will move a privilege against that minister, definitely, because this is actually he misguided and misled the house, giving false information to the house. So we will move a privilege motion against him, definitely. अंधों की सरकार है और बहरों का शासन है। सच्चाई ये है। भारतीय जनता पार्टी और उनके मित्रों की देश के कितने हिस्सों में सरकार है? क्या वो भाजपा की सरकारें नहीं हैं? क्या एक भी भाजपा शासित प्रांत के अंदर
ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई। लोग तड़पते रहे, किसी की मां गई, किसी का बेटा गया, किसी का परिवार गया। वेणुगोपाल ने कहा कि कोरोना पर पीएम मोदी भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, शायद इसी तरह के आंकड़े वहां भी बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इधर हरियाणा के पूर्व सीएम और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन देने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, जहां पर किसान नेता राकेश टिकैत ने उनका स्वागत किया। किसानों को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का है। देश के लोगों की सोच ये है कि इस गलत कानून को समाप्त किया जाए, लेकिन इसका कुल मिला के जो सुखद परिणाम निकला है वो ये है कि इस किसान संघर्ष की वजह से देश के लोगों को सबसे बड़ा लाभ ये मिला कि इस देश में जो जात पात का जहर फैला करके राजनीतिक रोटियां सेकते थे, उनके मुंह पर करारी चपत लग गई। बदकिस्मती से ऐसे लोगों के हाथों सत्ता आ गई जिनका जनहित के कामों में कोई रुचि नहीं। उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि देश की दौलत को लूटा जाए, और इस प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं इससे सिस्टमैटिक तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से सारे देश का पैसा मुट्ठी भर जो बड़े औद्योगिक घराने हैं तो उनके पास जा रहा है और उनसे ये डायरेक्ट ले रहे हैं। कल का दिन भी बहुत अहम होने वाला है। आपको बता दें, कोलकाता से दिल्ली तक कल टीएमसी और बीजेपी आमने सामने होंगे। शहीद दिवस पर ममता बनर्जी अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी भाषण देंगी, जिसे टीएमसी कई क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित करेगी। बीजेपी से ममता के प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा से जोड़ रही है और ममता पर बंगाल की हिंसा रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगा रही है। देश की राजनीति में बुधवार का दिन बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि दिल्ली से लेकर कोलकाता तक टीएमसी और बीजेपी के बीच घमासान होने जा रहा है। 21 जुलाई को ममता बनर्जी शहीद दिवस के तौर पर मनाती हैं। हालांकि हर साल ये कार्यक्रम कोलकाता तक ही सिमट कर रह जाता था, लेकिन इस बार टीएमसी का प्लान बड़ा है। इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शहीद दिवस को कुछ अलग तरीके से पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस समय हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो घर है कालीघाट। देखिए किस तरह से जो सुरक्षा की व्यवस्था है पूरी चाक चौबंद किया गया है। चारों तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जो पोस्टर है उसे लगाया गया है, टीएमसी पार्टी के जो झंडे हैं उसे लगाया गया है। और कह सकते हैं कि इस बार का जिस तरह से पश्चिम बंगाल या पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी है, उसके चलते मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जो यहाँ पे मीटिंग और रैलियां हुआ करती थी वो कहीं नहीं होगी, और इस बार वर्चुअली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संबोधित करेंगी। यानी कल एक बार फिर बयानों के तीर छोड़े जाएंगे। इस खबर के साथ यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।